किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा में बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब वो पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति दिखा सकता है। ऐसा ही मौका मिला है भारत को G20 समिट के तौर पर, और भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता संस्कृति को दिखाने के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी जी। धन्यवाद आपका जी, आज तक का स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कितनी बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए अपना कल्चर दिखाने के लिए जी। क्या बहुत सारी चीजें क्योंकि हमारे कल्चर को डिफाइन करती हैं, कितना मुश्किल था आपके लिए चीजों को चुनना फिर क्रिएट करना ताकि हम लोगों को दिखा सके? कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी भी होती है, और भारत के साथ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इतने हजारों साल की जो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता रही और सांस्कृतिक उत्सव इस देश ने मनाया हर मुश्किल के बावजूद, और किस प्रकार से अपनी संस्कृति को जीवित रखा, उसको कुछ घंटे कुछ दिनों में संजो पाना बहुत कठिन है, मगर एक उत्तम प्रयास रहा। और उस प्रयास में 50 स्थानों को चुना गया, जिन 50 स्थानों पर 50 तरीके का भोजन, 50 तरीके के वस्त्र, 50 तरीके की वेशभूषा, 85 तरीके की कला क्राफ्ट, वो सबको दिखाया। और सुनने के लिए अलग अलग संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, उस क्षेत्र की परंपरागत जो भी ऊंचाइयां हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया। और भारत में 50 भी कम है, और तो 50 जगहों को चुनना और उन 50 जगहों को व्यवस्थित करके पूरे देश समाज में आगे लेकर चलना, और देश दुनिया से आए लोगों को साधारण भाषा में समझाना एक अपने आप में बहुत अनूठा एक्सपीरियंस था, और बहुत खुशी के साथ हम लोगों ने ये किया। चले हम आपके साथ जी। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, जहां पर पूरा संचालित किया जा रहा है कल्चर मिनिस्ट्री का जो कार्यक्रम होगा, जी कुछ इसी तरीके का एक मैं आपको बताती हूँ कि हमारा, जैसे आप ये देखिए, कंजर्वेशन है, पेंटिंग का कंजर्वेशन है, वो एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्पेसिमेंस है, इसमें मैम हम मौजूद हैं इस कल्चर कॉरिडोर में। ऐसा ही एक कल्चर कॉरिडोर आपने भारत मंडपम में बनाया है, और जो लोग कहते हैं कि चकित कर देगा जो G20 के समिट के हमारे मेहमान आएंगे। वो बिल्कुल अलग स्केल पर है, और इसलिए मैं वो आपको समय से पहले दिखा नहीं सकती। लेकिन आप ये जैसे देखिए, थिरुकुटु का एक मास्क है, पूरा ड्रेस है, वेशभूषा है, जो हमारे यहाँ का एक फोक डांस है और केरल के भागों में परफॉर्म किया जाता है। ये मिट्टी के वेसल्स, और वो 2 मुख वाला एक पुरुष है जो एक हास्य व्यंग करते हुए उसका चेहरा है। ये घोड़े आपने देखे होंगे, और ये डेकोरेटिव पीसेस जो हैं या ये वेसल्स, हड़प्पा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर ये जो कलाकृति मिट्टी को सींचने की जो एक तरीके से कहा जाए कला के रूप में आगे निखारने की जो इन हाथों की कला है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राफ्ट है भारत के अंदर, और शुरू से आज तक उस परंपरा को हमने जीवित रखा। आप अंदाजा लगाइए, 5000 साल से अधिक ये परंपरा भारत में जीवित है, और आज भी इतनी सुंदर कलाकृति बनाने वाले कलाकार भारत में मौजूद हैं। ये टेक्सीडर्मी का एक नमूना है, जहां पर एक क्रोकोडाइल, मगरमच्छ को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे कास्टिंग होती है, वो दिखाया गया। यहाँ पे कंजर्वेशन, एक पेंटिंग जो समय के साथ थोड़ी फेड हो जाती है, उसके फेड होने के बाद जो है उसको रेस्टोर करना। ये हटे हुए कागज पे जो लिखी हुई हमारी कृतियां हैं, ये भी कम से कम कुछ नहीं तो 1400-1500 कुछ की हैं, मतलब 13-14वीं शताब्दी की। और उस कागज को, उसको प्रिजर्व करना, उससे भी पुरानी कलाकृतियां हैं, ये लकड़ी को प्रिजर्व करना, और ये एक आर्टिफैक्ट को प्रिजर्व करना जिसमें रंग, मटेरियल, उन सब का आपको ध्यान रखना है। जो कपड़ा भी हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। अब ये कंजर्वेशन के जो एफर्ट्स हैं,
ये कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक बहुत बड़ा और मतलब हम लोग लैब के बाहर खड़े हैं एक्चुअली, हम कंजर्वेशन लैब के बाहर खड़े हैं जहां अंदर ये सब काम होता है, ये सब काम होता है। और कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज G20 वर्किंग कल्चर वर्किंग ग्रुप का एक बहुत बड़ा आयाम था, जिसमें सब देशों के बीच में कोऑपरेशन हो, सब लोग एक दूसरे की मदद करें, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन का काम करें। अगर आप ये हाथी वही टेराकोटा का बना हुआ है जिसमें एक आयनार मंदिर है, जी जी जी, और ये हमारे यहाँ मतलब हाथी इस मुद्रा में मंदिरों से लेकर तमाम जगहों पर आप पाएंगे कि ये हमारी सभ्यता का ही हिस्सा है, एक कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है, जिसमें हाथी ना केवल एक पशु के रूप में बल्कि एक देव के रूप में हम पूजते हैं। और हाथी मतलब तो सीधा भारत, और दिखाता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं नेचर से, वाइल्ड लाइफ से, एनवायरनमेंट से। और तो इसलिए जो सेकेंड एस्पेक्ट है कल्चर वर्किंग ग्रुप का, SDG को प्राप्त करना और किस तरीके से हम हेरिटेज कंजर्वेशन एक तरफ करें, लेकिन SDG मतलब जो जीवित ऐसे रोजमर्रा की चीजें हैं जिनके अंदर हम ये मधुबनी, ये भी बताइए, ये जीवित लिविंग ट्रेडिशंस हैं, ये ट्रेडिशन जीवित है क्योंकि साल दर साल, सेंचुरी बाय सेंचुरी, और आम महिलाएं इसको अपने घर की दीवार पर पेंट करती थी, और अब इसको हमने एक तरीके से मॉडिफाई किया और इसको कैनवस और कपड़ा और तमाम जगहों पे पेंटिंग शुरू की। लेकिन फोक आर्ट और जो क्लासिकल आर्ट है, दोनों परंपराएं इस देश में बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ये सब दिखाने का मौका हमको G20 पे मिल रहा है, तो दिखाएंगे ना, बताएंगे। शेयर्ड हेरिटेज की बात हो रही है कल्चर कॉरिडोर में, जी 29 देश जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर देश ने कुछ ना कुछ अपना ऑब्जेक्ट भेजा है, कल्चर से जुड़ा हुआ, डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ, वहाँ का जो भी आइकॉनिक मास्टरपीस है वो उस कल्चर कॉरिडोर में होगा, उसके बारे में थोड़ा। तो मैं दो पक्ष आपको बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बहुत कम लोग हैं या बहुत कम लोगों को ये पता है कि हमारे यहाँ पर जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं वो कई हजारों साल पुरानी हैं, वो कोई 14वीं-15वीं शताब्दी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और अगर आप मानव अधिकार और ये सब बातें करें तो अशोक का स्तंभ जो है, आप उसको देख लें तो अशोक का स्तंभ यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक लगे हुए हैं, चारों तरफ लगे हुए हैं, और उन स्तंभों पे ये तक लिखा हुआ है कि पशुओं के, पक्षियों के लिए आप पानी का इंतजाम करेंगे, पशु पक्षियों का अस्पताल होगा। तक्षशिला की जब बात होती है तो तक्षशिला में मानव का नहीं केवल बल्कि पशु पक्षियों का अस्पताल था, और उनके अटेंडेंट्स के भी रहने की व्यवस्था थी। तो ये सब जब आप चीजें पाते हैं, और अब ये जो भी हमारा थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा कि हमारी जो इतिहास है वो खो गया कई कारणों से, क्योंकि उनको लगातार नुकसान पहुंचता रहा, लेकिन जो इसकी डिटेलिंग है वो चाइनीज ट्रैवलर्स और बाकी लोगों के संस्मरणों से पता, फॉरेन अकाउंट से मिलती है। तो अब जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है वहाँ पर वैशाली, नालंदा, ये सब स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज थी जहाँ पर पूरे देश दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आते थे। और जो ट्रेडिशन है ऋग्वेद से शुरू होता है, तो ऋग्वेद के अंदर अगर आप पाएंगे कि एक जगह नहीं कई जगह पर उसके मेंशन है कि राजा जो है वो एक जो बाद में सक्सेशन के आधार पे बनने लगा मिडिवल टाइम में, वो पहले एक इलेक्टेड पद होता था। सो राजा वाज नॉट सक्सेशन बेस, इनहेरिटेंस बेस, हेरिडिटरी नहीं था वो, एक मतलब आज के प्रधानमंत्री, तो राजा मतलब चुनकर आता था, जो सभा चुनती थी, सभा, समिति, पंचायत, ये सब उसमें व्यवस्था थी, 3 लेवल की जो है व्यवस्था थी। और उसके बाद वो चोल साम्राज्य के समय पर भी ऐसा था कि ग्रामीण व्यवस्था में एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी।